अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है कपल्ड पेंडुलम्स एंड देयर नॉर्मल मोड्स। इसमें आज हम स्टडी करेंगे कपल्ड पेंडुलम्स जो कि बेसिकली डबल कपल्ड पेंडुलम्स हैं, यानी इसमें आप दो पेंडुलम जो आपस में कनेक्टेड हैं उनकी मोशन को स्टडी करेंगे और मोशन के जो डिफरेंट नॉर्मल मोड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जॉन टेलर की बुक के चैप्टर 11 में है, चैप्टर 11 जिसका टाइटल है कपल्ड ऑसिलेटर्स एंड नॉर्मल मोड्स। और इसके अलावा टी.एल. चाओ की बुक के चैप्टर नंबर 8 में एंड सिमिलरली अदर रेफरेंस बुक्स की डिफरेंट चैप्टर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं जहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं इस टॉपिक को। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप slider.com की वेबसाइट से वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। मज़ीद अगर कोई इश्यू फिर हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। कपल्ड पेंडुलम, डबल पेंडुलम सिस्टम। इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म यूज़ करेंगे। लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म टू ड्राइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 कपल्ड पेंडुलम। इससे पहले, इस लेक्चर से पहले हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं 2 ऑसिलेटिंग कैरेट्स इन लास्ट 3 लेक्चर्स। और वो जो स्टडी थी वो बेस्ड थी न्यूटन सेकंड लॉ पे, या न्यूटनियन फॉर्मूलिज्म हमने यूज़ की थी। उसी सिस्टम के लिए 2 ऑसिलेटिंग कैरेट्स के लिए हम जो लेक्चर 7 से 9 तक हमने अभी तक स्टडी किए हैं, उन्हीं के लिए आप न्यूटन सेकंड लॉ के अलावा लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं 2 कैरेट सिस्टम के लिए। ऑल्दो देयर इज़ नो पर्टिकुलर एडवांटेज टू डूइंग सो, यानी आपको ऐसा करने का कोई पर्टिकुलर एडवांटेज नहीं है कि आप न्यूटनियन फॉर्मूलिज्म यूज़ करते हैं या लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म। सिर्फ ये है कि जब हम कम्प्लेक्स सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ पे लैग्रेंजियन अप्रोच जो है वो हमारे लिए थोड़ी सी यूज़फुल होती है। तो लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म इस आज के लेक्चर में, यानी 2 कपल्ड पेंडुलम की मोशन को स्टडी करने के लिए लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म यूज़ करने से पहले हम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं 2 ऑसिलेटिंग कैरेट्स की जो मोशन हमने स्टडी किया है न्यूटनियन सेकंड लॉ को, उसकी इक्वेशंस को हम रीड्राइव कर लेते हैं लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म यूज़ करते हुए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म और न्यूटनियन फॉर्मूलिज्म के जो रिजल्ट्स हैं वो दोनों सेम है, क्योंकि जब एक ही सिस्टम की मोशन को आप स्टडी कर रहे हैं तो जस्ट टूल चेंज करने से जो मोशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिजल्ट्स जो हैं वो दोनों के सेम होंगे। लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म या लैग्रेंजियन अप्रोच फॉर 2 कैरेट्स ऑन 3 स्प्रिंग्स। हम ये लेक्चर 7 में हम स्टडी कर चुके हैं। जो पहला लेक्चर था हमारा इसका इस टॉपिक से रिलेटेड, 2 कैरेट से रिलेटेड। लेट अस कंसिडर वंस मोर द 2 कैरेट्स ऑफ फिगर 7.1 जो लेक्चर 7 में थी। वही कोड राइट और इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हमने 7th लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशंस पॉइंट की थी 7.2 फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, उन्हीं को हम दोबारा रीड्राइव करेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशंस यूज़ करते हुए। और हमें पता है कि लैग्रेंजियन इक्वेशंस के लिए सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना पड़ती है, और फिर इससे हम लैग्रेंजियन फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो कि लैग्रेंजियन फंक्शन दैट इज़ इक्वल टू टी माइनस यू, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल है। द काइनेटिक एनर्जी वो तो सिंपल है, उसके लिए रिलेशन बाई डेफिनेशन, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा उसमें ये डिफ़िकल्टी है क्योंकि 3 स्प्रिंग्स हैं तो उनमें एक्सटेंशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। यानी 3 स्प्रिंग्स, ये स्प्रिंग 1 की एक्सटेंशन x1 है, x2 की जो है x2 माइनस x1 है, और x3 की माइनस x2। तो ये डिफरेंट एक्सटेंशंस की वजह से उनकी जो पोटेंशियल एनर्जीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है दोनों कैरेट्स के पास ये आ जाएगी कि टी इज इक्वल टू हाफ
m1 x1 डॉट स्क्वायर, ये कैरेट वन की वेलोसिटी और कैरेट 2 की वेलोसिटी यहाँ पे x2 डॉट। और इस तरह पोटेंशियल एनर्जी जो है तीनों स्प्रिंग की आपके पास क्या आ जाएगी, स्प्रिंग 1 के लिए, स्प्रिंग 2 के लिए और स्प्रिंग 3 के लिए। इससे आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लैग्रेंजियन फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या है, सिंपल है, T माइनस यू, यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी के। जब आपके पास लैग्रेंजियन फंक्शन आ जाएगा देन आप लैग्रेंजियन इक्वेशंस यूज़ करते हुए आप इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं। लैग्रेंजियन इक्वेशंस क्या है, पार्शियल एल बाई पार्शियल x1 डॉट, ये फर्स्ट कैरेट के लिए, उसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इज इक्वल टू पार्शियल एल बाई पार्शियल x1। तो ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आप यूज़ करें तो आपके पास रिलेशन यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट कैरेट आपके पास आ जाएगी m1 x1 डॉट इज इक्वल टू माइनस k1 प्लस k2 x1 प्लस k2 x2। तो ये फर्स्ट कैरेट के लिए, और इस तरह सेकंड कैरेट के लिए आपके पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं ये वही हैं जो आपने लेक्चर 7 में वहाँ पे न्यूटनियन मैकेनिक्स यूज़ करते हुए फाइंड की थी। तो अब यहाँ पे देख लें कि अब चाहे न्यूटनियन मैकेनिक्स यूज़ करें चाहे लैग्रेंजियन मैकेनिक्स यूज़ करें, आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं तो दोनों इक्वेशंस जो हैं वो बिल्कुल दोनों कैरेट्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो सेम हैं। तो आप इन्हें रीराइट कर सकते हैं इन कम्पैक्ट मैट्रिक्स फॉर्म एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये था कि कोई स्पेसिफिक एडवांटेज नहीं है, जस्ट ये है कि जो लैग्रेंजियन फार्मूलिज्म है ये एक सेकंड टूल है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करने के लिए। अब हम आते हैं आज के लेक्चर की तरफ, डबल कपल्ड पेंडुलम। इसमें कुछ इस तरह है कि आपके पास दो पेंडुलम है, M1 मैस पहले पेंडुलम है, उसके दो पार्ट्स हैं, M1 मैस अटैच्ड विद L1 सपोर्ट एंड M2 मैस जो है ये आपके पास L2 रॉड के साथ अटैच्ड है। अब L2 जो है ये कनेक्टेड है M1 के साथ, और M1 की जो लेंथ है L1 ये कनेक्टेड है किसी भी ऊपर सपोर्ट के साथ। अब यहाँ पे देखें, जब आप इन्हें ऑसिलेट करते हैं, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं, तो जो मैस M1 की वेलोसिटी आपके पास L1 φ1 डॉट है, और M2 की जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी L2 डॉट φ2 डॉट है, लेकिन इसका जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है या इसका ये सपोर्ट है M1 वो खुद क्योंकि मूव कर रही है, तो फिर M2 की जो वेलोसिटी है वो इसकी अपनी वेलोसिटी और इसकी सपोर्ट की वेलोसिटी दोनों का सम होगी, और इनके दरमियान जो सेपरेशन है दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट्स के दरमियान वो इनके φ2 और φ1 के डिफरेंस की इक्वल होगा। हम आगे से डिस्कस करेंगे मज़ीद। यहाँ पे ये देख लें कि आपके पास जो M1 की जब आप उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा हाइट पे चला जाता है, दैट हाइट इज इक्वल टू L1 इंटू 1 माइनस कास φ1। तो यहाँ पे हम वही डबल पेंडुलम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें मैस M1 पहले पेंडुलम के लिए जो एक मैसलेस रॉड ऑफ लेंथ L1 से कनेक्टेड है फ्रॉम अ फिक्स्ड पिवट, और जो सेकंड मैस है वो रॉड ऑफ लेंथ L2 के थ्रू मैस M1 से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आप दोबारा फिगर की तरफ जाते हैं, हम यहाँ पे देखें इसका जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स φ1 है पेंडुलम 1 के लिए, और पेंडुलम 2 का जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो आपके पास φ2 है। नाउ टू राइट डाउन Lagrangian function of this system as a function of two generalized coordinates φ1 and φ2, when angle φ1 is increasing from 0, यानी आप M1 को जब डिस्प्लेस करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी भी राइट या लेफ़्ट साइड पे, तो φ1 की वैल्यू इंक्रीज़ होती है 0 से अपवर्ड। जब ये इंक्रीज़ होती है तो फिर मैस M1 जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक हाइट पे चला जाता है L1 इंटू 1 माइनस कास φ1। जब ये इसकी हाइट है देन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू
m1 g h its height, so u1 is equal to m1 g l1 into 1 minus cos phi 1. Similarly, जो phi 2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी सेकंड मैस की या सेकंड पेंडुलम की, डेट व्हेन दैट इंक्रीजेस फ्रॉम ज़ीरो, तो जो सेकंड मैस है वो राइज हो जाता है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से L2 into 1 माइनस cos phi 2. लेकिन एट द सेम टाइम उसका जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है M1 वो भी हाइट अचीव कर चुका है L1 into 1 माइनस cos phi 1. सो M2 जो है मैस 2 की जो हाइट है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वो इन दोनों हाइट्स का सम होगी, एडअप होगी, क्योंकि M2 इस हाइट के इक्वल ऊपर रेज हुआ है तो इसके जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है वो भी राइज हो गया है, तो दोनों का जो सम है वो टोटल हाइट होगा. देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास M2 दैट विल बी इक्वल टू U2 इज इक्वल टू M2G into H, और H जो हाइट है M2 की वो इन दोनों का सम है. सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बोथ पेंडुलम्स दैट विल बी इक्वल टू U1 प्लस U2. अब दोनों को एडअप करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. द वेलोसिटी ऑफ मास M1 दैट इज ओनली L1 phi 1 डॉट इन द टेंजेंटल डायरेक्शन, जिस तरह आपने फिगर में वहाँ पे देखा है. सो इट्स काइनेटिक एनर्जी T1 इज इक्वल टू हाफ M1 L1 स्क्वायर phi 1 डॉट स्क्वायर. तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी की. लेकिन जो सेकंड पेंडुलम है मास M2 उसकी जो वेलोसिटी है वो दोनों वेलोसिटीज का सम है, जिस तरह वहाँ पे हम स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ सपोर्ट भी मूव कर रहा है. द वेलोसिटी L2 phi 2 डॉट ऑफ M2 relative to its supports M1 plus the velocity of its support L1 phi 1 dot. The angle between these two velocities is phi 2 minus phi 1. So kinetic energy of mass M2 is equal to half M2 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए. जब इसकी वेलोसिटी का आप यहाँ पे T2 इज इक्वल आप लेंगे हाफ M2 इंटू L1 phi 1 डॉट प्लस L2 phi 2 डॉट होल स्क्वायर लेंगे. उस स्क्वायर को आप ओपन करेंगे, बस ये रिलेशन आ जाएगा. इसमें ये सेकंड ऑब्जेक्ट की और फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जब दोनों काइनेटिक एनर्जी को आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दोनों सिस्टम्स की. थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये रिलेशन आपको मिलेगा. अब इस काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में आपके पास जो सेकंड टर्म है जिसकी डिपेंडेंस एंगल पे phi 1 माइनस phi 2 पे. अब यहाँ पे देखें आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, और लास्ट स्लाइड में इक्वेशन 10.1 में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी. दोनों को आप यूज़ करें, आप लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं T माइनस यू, एंड देन आप फाइंड कर सकते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशंस फॉर बोथ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. However, the resulting equations will be too complicated, क्योंकि जो आपने लास्ट में काइनेटिक एनर्जी में टर्म देखी थी जो मिडल टर्म थी उसकी वजह से कम्प्लेक्सेस आ जाएंगे. तो हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसमें अप्रॉक्सीमेशन करते हैं एज स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, जिस तरह हमने सिंगल पेंडुलम के लिए की थी या सिंपल पेंडुलम के लिए हमने की थी. जिसकी वजह से ये हुआ था कि सिंपल पेंडुलम्स की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो रिड्यूस हो गई थी इक्वल टू L phi डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस G phi के. तो ये स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, यानी हम ये एज्यूम करते हैं कि जो दोनों एंगल्स हैं phi 1 phi 2 और जो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज़ हैं phi 1 डॉट और phi 2 डॉट रिमेन स्मॉल एट ऑल टाइम्स. तो उसकी वजह से जब हम उन्हें स्मॉल ले लेते हैं, उनकी स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम टेलर एक्सपेंशन यूज़ कर लेते हैं, और जो हायर टर्म्स हैं उन्हें हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हायर वैल्यूज़ हैं उन्हें नेगलेक्ट किया जा सकता है. अब जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी की जो मिडिल टर्म है वो थोड़ी सी अहम है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो फैक्टर है cos phi 1 माइनस cos phi 2 ये मल्टीप्लाइड है दो स्मॉल फैक्टर्स phi 1 डॉट phi 2 डॉट के प्रोडक्ट के,
उनसे मल्टीप्लाइड है, इसकी वैल्यू हमारे हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं, देन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास, या निगलेक्ट से बेहतर है कि हम इसे ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो देन आपके पास काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो आपके पास जो रिलेशन है आपके पास ये आपको मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी की इस रिलेशन को यूज़ करेंगे हम फर्दर प्रोसीजर के लिए। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का हम देखते हैं कि क्वेश्चन 10.1 में वहाँ पे जो कोसाइन टर्म है, तो हम दोबारा उस पर चले जाते हैं। ये देख लें जो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है 10.1 में, यहाँ पे जो काज टर्म है काज फाई 1 और काज फाई 2, इन्हें हम उस तरह हैंडल नहीं कर सकते जिस तरह हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए किया है, क्योंकि ये किसी और स्मॉल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है जिस तरह काइनेटिक एनर्जी में था। यहाँ पे देखें ना, काइनेटिक एनर्जी के लिए ये टर्म ये दो स्मॉल क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाइड है, इसलिए हमने इसे वहाँ पे शामिल नहीं किया। तो इसके लिए हम टेलर एक्सपेंशन यूज़ करेंगे कास फाई के लिए, और कास फाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है कास फाई इज इक्वल टू 1 माइनस फाई स्क्वायर बाई 2, जो हायर पावर की टर्म्स हैं उन्हें हम निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि फाई इट सेल्फ जो है वो उसकी वैल्यू स्मॉल है। देन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन आ जाएगी, ये जहाँ से जो कास फाई की टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। So this assumptions that all oscillations are small, ये assumptions करने से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके लिए आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो रिलेशन आ जाता है ये फाई 1 डॉट स्क्वायर फाई 1 डॉट फाई 2 डॉट फाई 2 डॉट स्क्वायर, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेलोसिटीज़ में, स्मॉल ऑसिलेशन अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हुए काइनेटिक एनर्जी को हमने रिलेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है होमोजीनियस क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज़ के। और इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है उससे हमने सिंप्लीफाई कर दिया है होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ, जो इसमें जो आपके पास फाई 1 और फाई 2 है ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप कह सकते हैं u2 टू अ होमोजीनियस क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो ये इसमें रिड्यूस हो गई है। अब हम इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हैं लैग्रेंजियन फंक्शन में L इक्वल टू टी माइनस यू में, और जब टी माइनस यू में आप इन्हें यूज़ करते ये लैग्रेंजियन इक्वेशंस यूज़ करेंगे, इन्हें आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो है मज़ीद रिड्यूस हो जाएंगी इक्वेशंस टू होमोजीनियस लीनियर फंक्शंस में, लीनियर फंक्शन में रिड्यूस हो जाएगी। सो इस तरह हम लैग्रेंजियन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं दोनों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए आपके पास लैग्रेंजियन फंक्शन के लिए जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा रिलेशन, लैग्रेंजियन फंक्शन L इज इक्वल टू टी माइनस यू की वैल्यू पुट करेंगे फाई 1 फाई 2 के लिए। अब जब आप उन्हें डिफरेंशिएट करेंगे तो जो लैग्रेंजियन इक्वेशन आपके पास आ रही हैं फर्स्ट पेंडुलम के लिए या फर्स्ट मैथ के लिए, और ये सेकंड इक्वेशन आपके पास आ रही है मैथ M2 के लिए। अब दोनों को आप कंबाइन करेंगे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स इक्वेशन में, सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा M फाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के फाई के, जहाँ पे M आपके पास मैथ मैट्रिक्स है, ये आपके पास M, और फाई डबल डॉट या फाई आपके पास है फाई 1 फाई 2 की, और स्प्रिंग कांस्टेंट मैट्रिक्स के इज इक्वल टू है, ये रिलेशन आपके पास है। ये बेसिकली आपने इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, तो आपके पास ये जनरल इक्वेशन आपके पास आ गई। द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये जो आपने 10.7 एक जनरल इक्वेशन ली M मैट्रिक्स फॉर्म में M फाई डबल डॉट माइनस के फाई, इससे आप सॉल्व करते हैं दोनों पेंडुलम्स के लिए। ये
प्रोसीजर बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने लेक्चर 7 to 9 आपने 2 कैरेट्स के लिए यूज़ किया था। तो हम इस तरह करते हैं, टू फाइंड solutions normal modes in which two coordinates phi1 and phi2 vary sinusoidally with the same angular frequency omega. Any such solution phi t can be written as a real part of a complex solution. जिस तरह आप ये पहले करते आ रहे हैं कि हम इस तरह की किसी सोल्यूशन को हम कम्प्लेक्स सोल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं और उसका रियल पार्ट जो बेसिकली उसकी डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा और इसका जो टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट है वो सिर्फ क्या एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। सो फाई टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड टी, वेयर जेड टी आपके पास ये रिलेशन जिससे आप पहले ही फेमिलर हैं। द टू कंपोनेंट्स A1 एंड A2 ऑफ मैट्रिक्स ए आर कांस्टेंट्स। ये मैट्रिक्स ए के ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये कांस्टेंट है। अ फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ मोशन 10.7। ऐसा कोई भी फंक्शन जो है इस फॉर्म का वो इक्वेशन 10.7 जो जनरल इक्वेशन आप लास्ट स्लाइड में फाइंड कर चुके हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, उसको सेटिस्फाई करेगा। कब सेटिस्फाई करेगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ द फ्रिक्वेंसी ओमेगा एंड कॉलम मैट्रिक्स सेटिस्फाई द आइगन वैल्यू इक्वेशन दिस। तो ये तभी इस किस्म का फंक्शन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जब आइगन वैल्यू इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में होगी। दिस इक्वेशन फॉर ए हैज़ अ सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ, या पहले भी इससे फेमिलर हैं कि आप आपके पास नॉन ट्रैवल सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू 0 के हो। जब आप डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 के ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ओमेगा स्क्वायर आपको मिल जाएगी। जब आप डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 को आप सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ओमेगा स्क्वायर यानी आपको जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए मिलेंगे विच डिटरमाइंस टू नॉर्मल फ्रिक्वेंसीज ऑफ डबल पेंडुलम। ओमेगा स्क्वायर से आपके पास ओमेगा की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। जब आपके पास ये दो फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी तो आप करस्पॉन्डिंग कॉलम्स जो हैं वो ए आप उसको फाइंड कर सकते हैं। देन वहाँ से आप दो नॉर्मल मोड्स फाइंड कर सकते हैं और जब आप नॉर्मल मोड्स फाइंड कर लेंगे तो उनका जो सुपर पोजिशन है दोनों नॉर्मल मोड्स की वो आपको जनरल मोशन प्रोवाइड करेगी डबल पेंडुलम की। तो ये सिंपल प्रोसीजर है डबल पेंडुलम की मोशन को स्टडी करने के लिए। अब हम एक एग्जांपल से इसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एग्जांपल हम ये लेंगे कि इक्वल लेंथ्स एंड मैसेज ऑफ डबल कपल्ड पेंडुलम, यानी मैसेज भी उनके सेम है और दोनों पेंडुलम की लेंथ है वो भी सेम है, यानी M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू MK एंड L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू LK। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि G स्क्वायर रूट ऑफ G/L is the frequency of single pendulum of same length L। लेंथ L के सिंगल पेंडुलम की ये फ्रिक्वेंसी है। इसे हम अगर ओमेगा नॉट से शो करें, ओमेगा नॉट इज स्क्वायर रूट ऑफ G/L, तो G की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी L ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब इस G की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन 10.8 में मैस मैट्रिक्स और स्प्रिंग मैट्रिक्स में। तो मैस मैट्रिक्स और स्प्रिंग मैट्रिक्स इन रिलेशंस में रिड्यूस हो जाएंगी और इसके बाद इन वैल्यूज़ को मैस और M और K की वैल्यूज़ को आइगन वैल्यू इक्वेशन में आप यूज़ करेंगे तो आइगन वैल्यू इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन 10.9 के फॉर्म में। अब नॉर्मल फ्रिक्वेंसीज हम उन्हें डिटरमिनेट कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ K माइनस ओमेगा स्क्वायर M इनटू A इज इक्वल टू 0, जो हम यानी हम ये वो कंडीशन है जो कि इस इक्वेशन के नॉन ट्रैवल सोल्यूशन के लिए। नॉन ट्रैवल सोल्यूशन की इस कंडीशन को यूज़ करते हुए आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये ओमेगा के लिए ये रिलेशन आएंगे ओमेगा पावर 4 की फॉर्म में। इसे आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो ओमेगा की आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी, ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एंड ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू। ये दो नॉर्मल फ्रिक्वेंसीज की आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे आप ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर आप पुट करें इसमें इसे सिंपलीफाई करें तो ओमेगा नॉट की रिलेशन में आपके पास ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी 0.77 ओमेगा नॉट एंड ओमेगा 2 की वैल्यू आपके पास आएगी 1.85 ओमेगा नॉट, वेयर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G/L। और ये फ्रिक्वेंसी है सिंगल पेंडुलम ऑफ लेंथ L की।
जब आपने दोनों फ्रिक्वेंसीज फाइंड कर ली हैं डबल पेंडुलम की, तो अब आप नॉर्मल मोड्स फाइंड कर सकते हैं बाई सॉल्विंग दिस इक्वेशन के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने यूज़ करनी है दोनों फ्रिक्वेंसीज की वैल्यूज़ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की। जब आप ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे इक्वेशन 10.9 और 10.10 को यूज़ करते ही 10.10 से आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यूज़ लेंगे, और इक्वेशन 10.9 से आप आइगन वैल्यू इक्वेशन ये आप ले लेंगे। जब आप ये ले लेंगे तो अब देन आप ये कंडीशन यूज़ करेंगे के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम ए इज इक्वल टू 0, तो ये आपको प्रोवाइड करेंगी कांस्टेंट A2 और A1 की वैल्यू। A2 की वैल्यू आपके पास आएगी स्क्वायर रूट ऑफ A2 इंटू A1, तो ये A2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आपने के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम की ये वैल्यू पुट की है इनटू कांस्टेंट ए की मैट्रिक्स आपने यूज़ किया है, कॉलम मैट्रिक्स A1 और A2, उसे आपने सिंप्लीफाई किया है, तो A2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 A1 आ जाएगा। एंड इफ़ वी राइट A1 इज इक्वल टू A1 एक्सपोनेंशियल माइनस आउटर डेल्टा 1, देन आपके पास A2 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 A1 एक्सपोनेंशियल माइनस आउटर डेल्टा 1। A1 और A2 की वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ करें मैट्रिक्स ए के लिए, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हो जा जाएगी फाई टी इज इक्वल टू फाई 1 फाई 2, दैट इज़ द रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन। A1 और A2 की वैल्यूज़ आपने यूज़ की यहाँ पे, और ये रियल पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा काज ओमेगा 1 टी माइनस डेल्टा 1। तो ये आपको फर्स्ट मोड प्रोवाइड करेगा मोशन का। इस फर्स्ट मोड में फाई 1 आपके पास, उसके लिए फाई 1 आपके पास आ जाएगा A1 काज फाई 1 काज ओमेगा 1 टी माइनस डेल्टा 1, और फाई 2 की वैल्यू आ जाएगी A1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 काज ओमेगा 1 टी माइनस डेल्टा 1। यानी दोनों में जो रिलेशन आएगा दोनों डिस्प्लेसमेंट वो कुछ इस तरह होगा, फाई 2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाई 1। यानी आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट नॉर्मल मोड फॉर डबल पेंडुलम विद इक्वल मासेस एंड इक्वल लेंथ्स है, उसमें जो दोनों एंगल्स फाई 1 एंड फाई 2 इन फेज ऑसिलेट करेंगे, और उनका जो एम्पलीट्यूड है फाई 2 का वो लार्जर होगा बाय अ फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 देन फाई 1 के। ये है फर्स्ट मोड। अब इस तरह अब हम सेकंड नॉर्मल मोड लेते हैं। नॉर्मल मोड जो फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2 के लिए फाइंड करते हैं, तो सेकंड नॉर्मल मोड इक्वेशन 10.10 से ओमेगा 2 की वैल्यू आप ले लेंगे, और इक्वेशन 10.9 में आइगन वैल्यू इक्वेशन में आप पुट करेंगे, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। देन आप कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट A2 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 A1। जब इसमें आप ये इस आइगन वैल्यू इक्वेशन की और मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो A2 आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 A1। और अगर यहाँ पे आप A1 ले लें A2 एक्सपोनेंशियल माइनस आउटर डेल्टा 2, देन आपके पास जो है जो डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास क्या आ जाएंगे फाई 1 टी फाई 2 टी, दैट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, और मैट्रिक्स ए की वैल्यू आप पुट करेंगे A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू, तो आपके पास ये रियल पार्ट इस फंक्शन का ये, तो फाई 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी A2 काज ओमेगा 2 टी माइनस डेल्टा 2, और फाई 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 A2 काज ओमेगा 2 टी माइनस डेल्टा 2। तो सेकंड मोड में आपके पास फाई 2 और फाई 1 के दरमियान क्या रिलेशन के फाई 2, देखें फाई 2 के लिए आपके पास माइनस साइन आ रहा है, तो आप कहेंगे कि फाई 2 क्या है वो ऑसिलेट करता है एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज विद फाई 1, यानी दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होगी। लेकिन जो उनका एम्पलीट्यूड है वो फाई 2 इज़ बिगर देन फाई 1, वो फाई 2 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स बिगर है फाई 1 से। अब ये इक्वेशन में देख लें, फाई 2 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाई 1, यानी आउट ऑफ फेज है, और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स जो है फाई 1 से उसका एम्पलीट्यूड हायर है। तो ये है सेकंड नॉर्मल मोड। तो इस तरह आज के टॉपिक में हमने दो कपल्ड पेंडुलम्स जो हैं उनकी मोशन को स्टडी किया है,
और डिफरेंट वे से स्टडी किया लैग्रेंजियन फार्मूलिज्म यूज़ करते हुए। इससे पहले जो है जो अटैच कैरेट्स के लिए हमने जो यूज़ किया स्टडी किया हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वो हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज़ की थी। लैग्रेंजियन फार्मूलिज्म के लिए हमने पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की, लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड किया, देन लैग्रेंजियन इक्वेशन यूज़ करते हुए हमने उसे सिंपलीफाई किया। अल्लाह हाफिज़।